नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के 9वां पाठ आपदा प्रबंधन के स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए इस पाठ का स्वाध्याय हल करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे शब्दों में लिखो। बहुत समय तक होने वाली तेज वर्षा और पर्वतशिला का गिरना, इनके बीच संबंध और कारण स्पष्ट करो। इसका उत्तर है, वास्तविक भूस्खलन अथवा पर्वतशिला गिरने के पहले आसपास के पर्वतीय भूमि में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। कठोर चट्टानों में दरार तथा छिद्र निर्मित हो जाती हैं। यह सभी प्राकृतिक परिवर्तन हैं, परंतु मानव निर्मित गतिविधियों के कारण अपरदन से चट्टानों की दरारें चौड़ी हो जाती हैं। इन दरारों के कारण विशाल चट्टानें छोटे छोटे पत्थरों के रूप में टूट जाती हैं। अत्यधिक वर्षा होने से चट्टानों की दरारों की चौड़ाई बढ़ जाती है। कुछ समय पश्चात चट्टानों का क्षरण होता है तथा पर्वत के ढलानों से ये चट्टानें मिट्टी सहित नीचे गिर जाती हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया वर्षा के पानी के कारण तेजी से होती है। भूकंप आपदा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सूचनाओं की तालिका बनाओ। इसका उत्तर है, भूकंप के समय क्या करना चाहिए। खुले मैदान में आओ, सभी विद्युतीय उपकरण तथा गैस सिलेंडर बंद करो, बैटरी अथवा टॉर्च का उपयोग करो, एक स्थान पर शांतिपूर्वक खड़े रहो, आतंकित मत रहो अथवा नहीं घबराओ, किसी कठोर आधार के नीचे आश्रय लो, विशेषतया अपना सिर तथा चेहरे की रक्षा करो, अपने चेहरे को ढक लो। यदि आप अपने वाहन में हैं तो सुरक्षित स्थान ढूंढकर अपने वाहन को रोक दो, वाहन से बाहर आने की अपेक्षा वाहन में ही बैठे रहो। और है, क्या नहीं करना चाहिए। बहुमंजिला इमारतों में प्रतीक्षा न करो, लिफ्ट का उपयोग न करो, उतरने के लिए सीढ़ी या पायदान का उपयोग करो। इमारत, वृक्ष, इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक खंभों के समीप खड़े मत रहो। मोमबत्ती, लालटेन अथवा माचिस मत जलाओ। लंबे समय तक कष्टप्रद स्थिति में मत बैठो। अगला प्रश्न है, भूकंप रोधी इमारतों की विशेषताएं कौन सी हैं। भूकंप रोधक इमारतें भूकंप आने पर भी आसपास की इमारतों को क्षतिग्रस्त नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इन इमारतों का निर्माण कार्य भूकंप रोधक आरेखन की संरचना के मापदंड के अनुसार किया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भूकंप रोधक इमारतें बनाई जाती हैं। भूकंप रोधक इमारतों की नींव निचली भूमि से अलग होती है। इन इमारतों की दीवार लकड़ी के द्वारा निर्मित होती है अथवा इन इमारतों की दीवार हल्की होती है। भूकंपीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विशेष हल्के पदार्थों का उपयोग करके भूकंप रोधक इमारतें बनाई जाती हैं। पर्वतशिला गिरने के कौन कौन से परिणाम होते हैं, स्पष्ट करो। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान पहाड़ों तथा पर्वत में होता है। जब वहां भूस्खलन होता है तब प्राकृतिक रूप से नदियों में बाढ़ आ जाती है। भूस्खलन के कारण नदियों का मार्ग परिवर्तित हो जाता है। जलप्रपात अपने मूल स्थान से स्थानांतरित हो जाते हैं। नए तथा कृत्रिम जलाशयों का निर्माण होता है। मलबा, मिट्टी तथा चट्टानों के गिरने के कारण पर्वतों की तलहटी में स्थित वृक्ष उखड़ जाते हैं। सभी वनस्पतियों का जीवन नष्ट हो जाता है। पर्वतों की ढलान पर ग्रामवासियों द्वारा किया गया निर्माण कार्य भूस्खलन के कारण पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता है। मानव जीवन तथा संपत्ति की अपरिमित हानि होती है। जैसे पुणे का मालिन गांव पूर्णतः भूस्खलन के कारण मिट्टी के ढेर में दब गया। सड़क तथा रेलवे पटरी पर मलबा गिरने से सड़क तथा रेलवे यातायात प्रभावित होता है। बाढ़ और भूकंप, इनका कुछ संबंध है क्या, इसे स्पष्ट करो। बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी को रोक कर रखा जाता है। इससे इकट्ठे पानी के द्वारा भूमि पर अतिरिक्त दाब डाला जाता है। आरंभ में पानी द्वारा कोई भी विशेष दाब उत्पन्न नहीं होता है, परंतु बांध का निर्माण होने के पश्चात बांध में संग्रह किए गए पानी द्वारा पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक दाब उत्पन्न होता है। इससे पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक तनाव उत्पन्न होता है। यदि बांध का निर्माण संभावित भूकंपीय क्षेत्र में किया गया है तो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूकवच में लगातार हलचल होती रहती है। यदि इस प्रकार के दुर्बल प्लेट पर विशाल बांध का निर्माण किया जाता है तो भूकंप के आने की संभावना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक कारण, भूकंप के समय पलंग, टेबल जैसी वस्तुओं के नीचे आश्रय लेना अधिक सुरक्षित होता है। भूकंप के समय घर, छत अथवा घर की दीवार अथवा कोई भारी वजनदार वस्तुएं गिर सकती हैं।
ऐसे समय में सिर अथवा शरीर के किसी भी अंग में चोट लगने की संभावना अधिक होती है। अतः ऐसे समय में किसी वस्तु के नीचे आश्रय लेना श्रेयस्कर होता है। अपने प्राण बचाने के लिए तथा किसी भी प्रकार की चोट से स्वयं का बचाव करने के लिए भूकंप के समय पलंग, टेबल जैसी वस्तुओं के नीचे आश्रय लेना अधिक सुरक्षित होता है। बारिश के दिनों में पर्वत की तली में आश्रय नहीं लेना चाहिए। मूसलाधार वर्षा अथवा अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन हो सकता है। इस कारण पहाड़ की मिट्टी, बड़े पत्थर इत्यादि एकाएक खिसक कर गिर सकते हैं। पहाड़ की तलहटी में स्थित समतल प्रदेश में ये पत्थर खिसक कर आते हैं। इस कारण यदि हमने बारिश के दिनों में पहाड़ की तलहटी में आश्रय लिया तो हमारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए बारिश के दिनों में पहाड़ की तलहटी में आश्रय नहीं लेना चाहिए। भूकंप के समय लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। लिफ्ट विद्युत ऊर्जा की सहायता से कार्य करने वाली एक यंत्रावली है। भूकंप के समय विद्युत धारा की आपूर्ति खंडित हो सकती है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग सकती है। ऐसे समय में हमें विद्युत की आपूर्ति बंद रखनी चाहिए। अतः अचानक विद्युत आपूर्ति बंद होने पर हम लिफ्ट में फंस सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि भूकंप के कारण हमारी इमारत धराशायी हो गई तो हमारी मृत्यु हो सकती है अथवा हम लिफ्ट में फंस सकते हैं। भूकंप रोधक इमारत की नींव बाकी की जमीन के भाग से अलग की जाती है। भूकंप के आने पर भूकवच में कंपन होता है। भूपृष्ठ का कुछ भाग आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे होता है। इस कारण भूपृष्ठ को धक्का लगता रहता है। इस प्रकार के धक्कों के कारण इमारतों को नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त भूगर्भ में होने वाली हलचलों, धक्कों के कारण भूपृष्ठ पर स्थित इमारतों में दरार पड़ सकती है अथवा इमारतें धराशायी हो सकती हैं। इन सभी को होने वाले नुकसान से बचने के लिए भूकंप रोधक इमारत की नींव बाकी की जमीन के भाग से अलग की जाती है। भूकंप आने के बाद मदद कार्य करते समय आसपास के लोगों की भीड़ होने से कौन सी कठिनाई आएगी? भूकंप आने के पश्चात आसपास के लोगों की भीड़ होने से राहत कार्य करना कठिन हो जाता है। एम्बुलेंस अथवा आपदा निवारण कक्ष के स्वयंसेवक अथवा जवान भूकंपग्रस्त स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। जिन लोगों को राहत सामग्री की आवश्यकता है उन लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पाएगी। चौथा प्रश्न है, आपदा काल में मदद करने वाली संगठनों और संस्थानों की सूची बनाओ। उसके मदद के स्वरूप में विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करो। आपदा निवारण प्रतिक्रिया की सहायता से तुम्हारे विद्यालय का सर्वेक्षण कर मुद्दों के अनुसार जानकारी लिखो। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आपदा का सामना कर सकता है। आपदा का मुकाबला करने के लिए हमें पहले से जागरूक रहना चाहिए। विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठ या विभिन्न कार्यालयों में आपदा के समय किस प्रकार मदद की जाए यह समझाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आपदा निवारण तथा नियोजन प्रकृति बनाई जाती है। उदाहरण, विद्यालय के लिए बनाई गई आपदा निवारण तथा नियोजन प्रकृति में विद्यालय की प्राथमिक जानकारी, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति, इमारत की विस्तृत जानकारी, विद्यालय के मैदान की जानकारी, विद्यालय की दिनचर्या, विद्यालय की संभावित दुर्घटनाएं, विद्यालय के आपदा प्रबंधन का नक्शा, विद्यालय की तैयारी इत्यादि प्रमुख मुद्दों का समावेश करना चाहिए। आपदा निवारण तथा नियोजन प्रकृति में इन प्रमुख मुद्दों को समाविष्ट करना अति महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है, तुम्हारे परिसर में पर्वतशिला गिरने की संभावित जगहें क्या हैं? क्या जानकार लोगों से इसकी जानकारी प्राप्त करो। इसका उत्तर है, विद्यालय यदि पहाड़ की ढलान या पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है तब पर्वतशिला या चट्टान गिरने की संभावना होती है। नीचे दी गई आकृति की सहायता से आपदा काल में तुम्हारी भूमिका क्या होगी लिखो। दिए गए चित्र में स्थिति पूर्णतः साफ नहीं है कि इस चित्र में किसी भी प्रकार की आपदा का संकेत नहीं मिलता। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर के दो विकल्प हो सकते हैं। विकल्प एक, चित्र में दर्शाए गए बालक ने एक पर्ची पकड़ी है जिस पर मैं खतरे में हूँ ऐसा लिखा हुआ है। बालक इस वाक्य को पढ़कर अचंभित है। किसी ने उसे यह संदेश दिया है। उसे उस व्यक्ति को खोजना चाहिए तथा उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में बालक को बड़े बुजुर्गों अथवा पुलिस बल की सहायता लेनी चाहिए। विकल्प दो, चित्र में दर्शाया गया बालक खतरे में है इसलिए वह बालक अपने आईपैड पर टाइप कर रहा है। मैं खतरे में हूँ यह संदेश मिलने के कारण उसे आशा है कि कोई व्यक्ति उसकी सहायता करेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह बालक किसे मैसेज भेज रहा है।
यदि वह बालक हमें संदेश भेज रहा है तो हमें तत्काल उसकी सहायता करनी चाहिए। उसका संदेश मैं खतरे में हूँ यह दर्शाता है कि वह बालक खतरे में है तथा उस बालक की रक्षा की जानी चाहिए।